दोस्तों, भाग 1 में आप लोगों ने देखा था कि राहुल ने नैना की हर बात, उसकी नफरत, उसका डर, उसका सब कुछ डॉक्टर को बता दिया था। अब देखेंगे आगे। तब डॉक्टर अनीता ने सब सुनकर कहा, मिस्टर राहुल, मैं पूरी तरह यकीन तो नहीं कर सकती, लेकिन इतना कह सकती हूँ कि नैना के साथ कुछ तो गलत हुआ है। शायद बचपन में या फिर पिछले कुछ सालों में कुछ ऐसा हुआ होगा जिसका उसके दिमाग पर गहरा असर पड़ा है। हो सकता है किसी मर्द ने या किसी और वजह से उसने कुछ ऐसा देखा या सहा जो उसकी बर्दाश्त से बाहर था। क्योंकि बच्चों का दिमाग छोटा होता है, कई बार वो ऐसी चीजें देख लेते हैं जिन्हें वह सह नहीं पाते और उस उलझन में वह फंस जाते हैं और फिर उससे निकल नहीं पाते। इसलिए मुझे लगता है नैना भी ऐसी ही किसी परेशानी में फंसी है। तुम उसे मेरे पास लाओ। मैं उसे ऐसे माहौल में लाऊंगी कि वो खुद ब खुद सारी बातें बता देगी जो उसने आज तक किसी से नहीं कही। तब पता चलेगा कि आखिर वह मर्दों से इतनी नफरत क्यों करती है और किसी को अपने करीब क्यों नहीं आने देती। तब डॉक्टर की सलाह पर ही राहुल आज नैना को क्लिनिक लाया था। अब नैना गम और गुस्से में डॉक्टर के सामने बैठी थी। तब डॉक्टर अनीता ने उसकी खूबसूरती और मासूमियत देखकर हैरानी जताई। तब नैना का चेहरा गुस्से से लाल था, लेकिन डॉक्टर ने दोस्ताना अंदाज में कहा, क्यों परेशान हो रही हो? मैं तुम्हारी आंखों का ऑपरेशन तो नहीं कर रही ना? फिर उसने राहुल को इशारा किया कि वो बाहर चले जाए। तब राहुल बाहर चला गया और डॉक्टर नैना को सेशन रूम में ले गई। अब नैना का दिल डर से धड़क रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो यहाँ क्यों आई है। तभी डॉक्टर अनीता ने उससे अजीब सा सवाल किया, मुझे बताओ, बचपन में तुम्हारे साथ क्या हुआ था? मैं तुम्हारा केस अच्छे से समझ गई हूँ, मुझे सब पता है, लेकिन मैं वो सारी बातें तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ। इतना सुनते ही नैना का मुंह खुला के खुला रह गया। तभी डॉक्टर अनीता ने उसका कांपता हुआ हाथ थाम लिया और कहा, तुम मुझे अपना हमदर्द समझो। कहते हैं ना, डॉक्टर मसीहा होते हैं, तो मैं तुम्हारा मसीहा ही हूँ। अब तुम अपनी जिंदगी की वो सारी बातें खुलकर बताओ जो तुमने आज तक किसी से नहीं कही। मैं वादा करती हूँ ये राज सिर्फ राज ही रहेगा। तब नैना की आंखें आंसुओं से भर गई। फिर उसने बोलने के लिए अपनी हंट खोली। तब नैना की आंखों में डर की साए थे। तभी वह बोली, वो सब मुझे तंग करते थे। मैं जहाँ जाती कोई ना कोई वहाँ पहुँच जाता है। तब क्लिनिक के कमरे में नैना को घुटन महसूस हो रही थी, लेकिन डॉक्टर अनीता उसे प्यार और हमदर्दी से पेश आ रही थी। मुझे अपना मसीहा समझो बेटा, मैं तुम्हारा इलाज करूंगी। तुम्हारी सारी परेशानियां, सारी उलझनें दूर हो जाएंगी। बस एक बार अपना दिल मेरे सामने खोल दो। जो कुछ तुमने अपने मन में दबा रखा है वह सब बता दो। मुझे यकीन है तुमने अपने दिल की बात किसी से नहीं कही है। अब नैना हैरान थी कि डॉक्टर को उसके दिल की बात कैसे पता। शायद साइकेट्रिस्ट होने की वजह से उसने नैना के चेहरे पर छुपा दर्द पढ़ लिया था। अब नैना के होंठ कांप रहे थे। वो बात जो उसने कभी किसी से नहीं कही, आज इस अनजान डॉक्टर के सामने कहने को तैयार थी। उसकी आंखें आंसुओं से भर गई थी। तभी उसने टेबल पर सिर रखकर फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया और रोते रोते कहने लगी, मेरा कोई नहीं है डॉक्टर, मैं बिल्कुल अकेली हूँ। अपनी दुनिया में तन्हा हूँ, जहाँ मैं अपने दिल की बात किससे कहूँ, कोई मुझे समझता ही नहीं। मेरा बचपन बहुत डरावना था, इतना भयानक कि मैं इसके बारे में सोच भी नहीं सकती। जब भी वो यादें दिमाग में आती हैं, मैं रात रात भर सो नहीं पाती। तब वो कहते हुए सिसक रही थी। तभी डॉक्टर अनीता ने उसके कंधे पर हाथ रखकर हौसला दिया, बेटा हिम्मत करो। हमारी जिंदगियों में कुछ ऐसा होता है जो हमें सुकून नहीं लेने देता, लेकिन इसका इलाज है। अगर तुम्हारा सही इलाज हुआ तो ये मानसिक तनाव खत्म हो जाएगा। इसलिए मैं तुम्हारा बचपन जानना चाहती हूँ। तुम्हारा बचपन कैसा था? मैं जानती हूँ तुम्हारे पापा नहीं थे, लेकिन तुम्हारी माँ तो थी। क्या तुमने उनसे कभी अपने दिल की बात नहीं की? इस पर नैना ने आंसू भरी आंखों से डॉक्टर को देखा और सिर हिलाकर बोली, माँ थी, लेकिन उनका होना ना होना बराबर था।
क्योंकि मेरी माँ हर वक्त बीमार रहती थी, बिस्तर पर पड़ी रहती थी। तब मैं और माँ अपनी दुनिया में अकेले थे। तब घर के हालात बहुत खराब थे। जब से मीरा दीदी ने भागकर विकास से शादी की, तब से मोहल्ले में हम बदनाम हो गए। तब से विकास के घर वाले माँ को आकर ताने मारते, गालियां देते और कहते, तुम्हारी बेटी ने हमारा बेटा छीन लिया। तब माँ इसी सदमे से बीमार हो गई। फिर वो बिस्तर से उठ ही नहीं सकी। तब नैना ने सिसकते हुए बताया, उस वक्त मैं सिर्फ 9 साल की थी। तब गरीब औरतों को सरकार की तरफ से हर महीने 5,000 रुपए मिलता था। उसी से हम माम का गुजारा होता था। एक दिन माँ ने मुझे मोहल्ले के सरकारी स्कूल में पढ़ने भेजा था, क्योंकि मोहल्ले के सारे बच्चे वहां जाते थे। मैं शुरू से कम बोलने वाली मासूम सी लड़की थी। शायद घर के हालात ने मुझे ऐसा बना दिया था। इतना कहकर वो रुकी, फिर बोली, मैं रोज सुबह 9 बजे स्कूल जाती और शाम 4 बजे लौट आती। मास्टर जी सब बच्चों को बड़े प्यार से पढ़ाते थे। वहां मेरी 2-3 सहेलियां भी बन गई थी। तब यह कहते हुए नैना की आवाज कांप रही थी। लेकिन तब डॉक्टर अनीता गौर से उसकी बातें सुन रही थी। तब सेशन रूम का माहौल ऐसा था कि नैना ना चाहते हुए भी अपने दर्द भरे अतीत को याद कर रही थी। उस दिन उसे बुखार था, लेकिन उसकी माँ ने जबरदस्ती उसे स्कूल भेज दिया। तब वो अपने स्कूल की नीली कुर्ती, सफेद सलवार और सफेद दुपट्टा ओढ़े वो बहुत मासूम लग रही थी। लेकिन उसने अपना पाठ याद नहीं किया था। तो मास्टर जी ने गुस्से में उससे कहा, तुमने पाठ तो याद नहीं किया, कल अपने पापा को लेकर आना, मैं उनसे तुम्हारी शिकायत करूंगा। तब उसके पास बैठी उसकी सहेली बोली, मास्टर जी नैना के पापा नहीं हैं। इस पर मास्टर जी ने पूछा, अच्छा तो फिर इसका भाई तो होगा ना? इस पर उसका सहेली ने जवाब दिया, नहीं मास्टर जी, भाई भी नहीं है। नैना अपनी माँ के साथ बिल्कुल अकेली रहती है। अच्छा तो यह अपनी माँ के साथ अकेली रहती है। ये कहते हुए मास्टर जी ने गहरी नजरों से नैना को देखा। उस पल वो बहुत मासूम और लाचार लग रही थी। तब उसे हल्का बुखार भी था। उस दिन मास्टर जी ने बाकी बच्चों को छुट्टी दे दिया, लेकिन नैना को रोक लिया, यह कहकर कि तुमने पाठ याद नहीं किया नैना, इसलिए आज तुम घर नहीं जाओगी। तब नैना कहना चाहती थी कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, बुखार है, लेकिन वो इतनी डरपोक थी कि मास्टर जी के सामने चुपचाप बैठी रही। सारे बच्चे को चले जाने के बाद सरकारी स्कूल में सन्नाटा छा गया, लेकिन वही नैना बुखार की हालत में बैठी अपनी पाठ याद कर रही थी। दूसरी तरफ मास्टर जी के ऊपर ना जाने क्या सवार हो गया कि उन्होंने नैना को अपने पास बुलाया, इधर आ नैना, मेरे पास आ। तब नैना मासूमियत से उनके पास चली गई। तो मास्टर जी बोले, मैं तुम्हें रोज पाठ याद करवाऊंगा, इसके लिए तुम्हें देर से छुट्टी मिलेगी, ठीक है ना? इतना कहकर वो बड़े प्यार से नैना की पीठ पर हाथ फेर रहे थे। तब नैना को उनका स्पर्श अजीब लगा। तब रुक रुक कर उसने कहा, मास्टर जी मुझे घर जाना है, मुझे बुखार है। तब उसे मास्टर जी से बहुत डर लग रहा था। तभी मास्टर जी ने कहा, क्यों बुखार है? अच्छा आओ दिखाओ तो। इतना कहकर मास्टर जी ने उसकी गर्दन छुआ, जिससे नैना डरकर पीछे हट गई और रोने लगी। उस पल मास्टर जी उसे किसी जानवर की तरह दिख रहे थे। तभी वह उठकर खड़ी हो गई। तभी मास्टर जी ने उसे जोर से डांटा, ए लड़की, रोना बंद कर। तभी अचानक दरवाजा खुला और सच्चा का चौकीदार रामू अंदर आया और बोला, मास्टर जी आपके घर से बुलावा आया है, आपकी पत्नी की तबीयत खराब है। तब रामू के कहने पर मास्टर जी फौरन अपने घर की तरफ भागे। तब नैना रोती हुई स्कूल में अकेली रह गई। तब रामू का आना उसे बचा गया, वरना शायद मास्टर जी उसकी मासूमियत को रौंद देते। तब नैना रोते रोते स्कूल से निकली और घर पहुंची। तब उसके घर में सन्नाटा था, क्योंकि उसकी माँ दवाओं के असर से सो रही थी। जब उनकी नींद खुली तो उन्होंने नैना को देखकर डांटा, इतनी देर क्यों कर दी स्कूल से आने में? अब चल जल्दी से मेरे लिए अंडे ले आ। इतना कहकर उसकी माँ ने पैसे निकाल कर दिए, बिना ये देखे कि नैना की आंखें आंसुओं से भरी थी। तब ये ना पूछा कि वो इतनी देर से क्यों आई। तब नैना भी चुपचाप पैसे लेकर
किराने की दुकान की ओर चल दी। दुकानदार रमेश ने उसे अंदर बुलाया। बेटी इधर आ, अंडे ले जा। वैसे नैना हमेशा अंदर चली जाती थी, लेकिन आज उसकी हालत कुछ और थी, क्योंकि तब दुकान पर कोई नहीं था। तभी रमेश ने कहा, कितनी प्यारी हो बेटी, चॉकलेट चाहिए। ये कहते हुए उसने नैना का गाल छुआ, जिससे नैना का दिल धक धक करने लगा। अब उसे मास्टर जी की तरह रमेश का स्पर्श भी डरावना लगने लगा। तभी रमेश ने उसे पकड़ लिया और जबरदस्ती चॉकलेट देने लगा, लेकिन नैना चीखते हुए कहने लगी, अंकल छोड़ो मुझे। तब उसकी चीख सुनकर रमेश घबरा गया। फिर बोला, चल भाग यहाँ से, अब दोबारा मेरी दुकान पर मत आना। तब वहां से नैना हांफते कांपते अपने घर पहुंची, जिससे उसका बुखार और बढ़ गया था। घर पहुंचते ही उसकी माँ उसे डांटने लगी थी, इतनी देर से आई बेहुदी कहाँ घूम रही थी अब तक। डांटते हुए उन्होंने नैना के हाथ से अंडे लिए और किचन में चली गई। तब उन्होंने ना उसका चेहरा देखा ना उसकी रोती आंखें। हालांकि तब नैना का मन बुरी तरह से कांप रहा था, क्योंकि उस दिन दो लोगों ने उसे अजीब तरह से छुआ था और उनकी गंदी नजरें आज उसे किसी नए डर से भर रही थी। इसके बाद वो स्कूल से लौटते ही होमवर्क करने बैठ जाती, लेकिन जब स्कूल का वक्त होता उसकी माँ चिल्लाने लगती, स्कूल क्यों नहीं जाती, इतने आराम से बैठी है। लेकिन नैना ने एक दिन हिम्मत करके कहा, माँ अब मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। इस पर उसकी माँ गुस्से में बोली, स्कूल क्यों नहीं जाएगी, तेरा बाप भी जाएगा, चल उठ। जिस तरह तेरी बहन ने मेरा मुंह काला किया, तू भी मेरा नाम डुबोएगी क्या। सारे मोहल्ले के बच्चे को मास्टर जी डांटते हैं, अगर तुझे इतना ही बुरा लगता है तो तू पाठ याद क्यों नहीं करती, स्कूल तो तुझे जाना ही होगा। इतना कहकर उसकी माँ ने गुस्से में नैना को पकड़कर खड़ा किया, फिर उसकी स्कूल की ड्रेस पहनकर और उसके गले में उसका सफेद दुपट्टा डालकर स्कूल की तरफ धकेल दिया। तब नैना आंसुओं में डूबी हुई थी, उसका गोरा चेहरा रो रो कर गुलाबी हो गया था। जब मास्टर जी ने उसे आते देखा तो उनके चेहरे पर वही मुस्कान उभर आई, क्योंकि वह जानते थे कि आज भी नैना ने पाठ याद नहीं किया होगा। लेकिन जैसे ही वो पाठ सुनाने लगी बीच में ही भूल गई, तो मास्टर जी गुस्से में बोले, आज भी तुझे छुट्टी नहीं मिलेगी। ये सुनकर नैना का नाजुक मन कांप उठा। इसके बाद तो ये रोज का हो गया, अब हर दिन पाठ याद ना होने का बहाना बनता, जिससे नैना का दिमाग डिस्टर्ब होने लगा था और वो चुपचाप रहने लगी थी। अब मास्टर जी रोज छुट्टी के बाद उसे रोक लेते। आखिरकार नैना ने फिर से हिम्मत करके कहा, मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। इस पर उसकी माँ ने पूछा, क्यों, क्या हुआ, मास्टर जी ने क्या किया। तब नैना रोते हुए फट पड़ी, वो मुझे हाथ लगाते हैं, इधर उधर छुटे हैं, इसलिए मुझे उनकी हरकतों से घिन आती है। वो अच्छे मास्टर नहीं हैं, वो इंसान ही नहीं है। तब अपनी मासूम बेटी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर उसके माँ की आंखें फटी की फटी रह गई, जबकि वह अक्सर बीमार रहती थी। घुटनों का दर्द उन्हें कहीं जाने नहीं देता था। तब उन दो माँ बेटी का गुजारा मुश्किल से चल रहा था। तब उनके मोहल्ले की कुछ औरतें अपने बच्चों के पुराने कपड़े नैना को दे देती थी, जिससे उसका बदन ढाका रहता था। तब उनके खाने पीने का भी ज्यादा इंतजाम नहीं था। तब नैना गांव की सरकारी स्कूल में पढ़ रही थी, लेकिन उसकी माँ को इस बात की खबर नहीं थी कि कोई उनकी बेटी की मासूमियत से खेल रहा है। तभी वो नैना को सीने से लगाकर बोली, मेरी बच्ची, ये बात किसी को मत बताना, अब तू इसे भूल जा। आज से मैं तुझे कविता के पास पढ़ने के लिए भेजूंगी। मैंने उससे बात कर ली है, वो तुझे स्कूल की सारी किताबें पढ़ाएगी। तब नैना की बातें सुनकर उसकी माँ का दिल कांप रहा था, क्योंकि तब अपनी बीमारी और लाचारी में वो टूट चुकी थी और नैना की बहन मीरा को घर से भागने की बात ने भी नैना के मन पर गहरा असर डाला था। इसके बाद उसकी माँ ने नैना को दुकान पर भेजना बंद कर दिया। अब वो खुद बीमारी की हालत में सामान लेने जाती और नैना घर पर ही रहती। तब नैना की खूबसूरती और मासूमियत अब उसके लिए मुसीबत बन रही थी, और जैसे जैसे वह बड़ी हो रही थी मोहल्ले वालों को पता था कि वो अकेली है
और उसकी माँ बीमार है और उसके सिर पर किसी का हाथ नहीं है। तब कविता ने उसे स्कूल की किताबें पढ़ाना शुरू किया, लेकिन मास्टर जी की वो हरकतें नैना भूल नहीं पा रही थी। अब रात को नींद में उसे लगता कि वो मास्टर उसके सपनों में आ रहा है, इसलिए वो अक्सर डर कर जाग जाती और बिस्तर पर बैठ जाती। इन सब से उसकी माँ भी परेशान रहने लगी कि अगर नैना को कुछ हो गया तो उनकी बेटी का क्या होगा। तब नैना की मैट्रिक की पढ़ाई का आखिरी महीना चल रहा था। एक महीना बड़ा उसकी इम्तिहान शुरू हो गया। तब उसकी मासूमियत और जवानी देखने वाली थी। एग्जाम देने जाने के लिए वो सड़क के किनारे बस का इंतजार कर रही थी। तब अकेले आना जाना और लाचार नजरों से इधर उधर देखना लोगों का ध्यान खींचता था। इस दिन पेपर देकर वो घर आ रही थी। तब उसके ही मोहल्ले का लड़का विक्की उसके पीछे पड़ गया। तब नैना को उसकी गंदी नीयत समझ आ गई थी, क्योंकि बचपन से वो ऐसी हरकतें सहती आई थी, इसलिए वो पल में ऐसी नजरों को पहचान लेती थी। तब वो चुपचाप आगे बढ़ती रही और विक्की उसका पीछा करता रहा, जैसे शिकारी अपने शिकार का इंतजार करता है। तब वो मौके की ताक में था। तभी एक सुनसान गली आ गई तो नैना समझ गई कि अब क्या होने वाला है। तभी अचानक विक्की रुका और उसके सामने आकर खड़ा हो गया और उसने गंदी नजरों से नैना को देखकर कहा, मुझसे दोस्ती करोगी नैना? इस पर नैना ने कहा, मेरा रास्ता छोड़ो। लेकिन विक्की ने डीट बनकर खड़ा रहा और बोला, अगर ना छोड़ू तो। तभी नैना ने नफरत भरी निगाहों से उसे घूर और इतनी जोर से चीख मारी कि विक्की की आंखें फटी की फटी रह गई। बचाओ, मुझे बचाओ, ये लड़का मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा है। वैसे विक्की कोई ज्यादा उम्र का नहीं था, लेकिन थोड़ा डरपोक था। तब नैना की चीख सुनकर वो घबरा गया। उसे लगा कि नैना का दिमाग खराब हो गया है, इसलिए वो सिर पकड़कर वहां से भागने लगा। तब नैना ने पलटकर भी नहीं देखा, लेकिन वो मन ही मन टूट चुकी थी। तभी उसके स्कूल का वो डरावना घटना उसकी आंखों के सामने घूम गया। अब जब भी कोई उसे गलत तरीके से छूता वो अपनी बीती अतीत में खो जाती थी, और मास्टर जी की वो गंदी हरकतें, दुकानदार रमेश की शैतानी नजरें, इन सब ने उसकी मासूमियत को कुचल दिया था। उस दिन घर पहुंचते ही नैना ने खुद को कमरे में बंद कर लिया, जिससे उसकी माँ परेशान हो गई और बार बार कहने लगी, नैना मेरी बच्ची, दरवाजा खोल, क्या हुआ? तब वक्त और बीमारी ने उसकी माँ को तोड़ दिया था। तब वो शायद सिर्फ अपनी बेटी के लिए ही जिंदा थी। तब नैना की परेशानी और उसकी खोती मासूमियत देखकर उनका दिल टूट रहा था। तभी नैना रोते हुए चीखी, माँ मुझे अपने हाथों से मार दो, मैं जीना नहीं चाहती। ये लोग मुझे जीने नहीं देते। इन्हें लगता है मेरा वजूद इस दुनिया में खिलौना है, जिसे मन मारता है, छूटा है। ये मुझे तंग करते हैं, सताते हैं। इससे अच्छा कि हम दोनों मर जाएं। ये दुनिया छोड़ दें, ये दुनिया हमारे लिए नहीं है। तब उसकी उम्र से बड़ी बड़ी बातें सुनकर उसकी माँ की आंखें फटी की फटी रह गई। वो पहले ही बिस्तर पकड़ चुकी थी, लेकिन अब नैना ने भी घर से बाहर निकलना छोड़ दिया और खुद को अपने घर की चार दीवारी में कैद कर लिया, क्योंकि तब उसे लगता था कि ये दीवारें ही उसकी आखिरी बचाव है। लेकिन अगर इस घर में भी कोई घुस आया तो वो कहाँ जाएगी? इसलिए उसे कहीं भी सुकून नहीं था। इसलिए उसकी माँ को उसकी चिंता खाई जा रही थी, क्योंकि तब नैना अब भी सिर्फ 18 साल की थी और उनके मोहल्ले के लोगों से उन्हें कोई उम्मीद नहीं थी। तब वो घर ही उनकी जिंदगी का सहारा था। तो उसकी माँ सोचने लगी कि इसे बेचकर नैना की शादी कर दें, ताकि मरने से पहले उन्हें सुकून तो मिले। लेकिन ये सोच पूरी भी नहीं हुई थी कि मीरा अपने पति विकास के साथ घर आ गई। माँ मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया, हम दोनों मुसीबत में हैं। तब नैना की माँ उन्हें देखकर राहत की सांस ली कि नैना अब तो हिफाजत में रहेगी। इसलिए उन्होंने फौरन अपनी बेटी और दामाद को माफ कर दिया। तब उन्हें सुकून था कि कम से कम नैना की बड़ी बहन और जीजा तो अब उसके साथ है। अब वो इस दुनिया में अकेली नहीं थी। लेकिन नैना को मीरा और विकास का आना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। खासकर विकास उसे अलग ही नजर से देख रहा था।
एक दिन जब वो अकेली थी तो विकास उसके पास आ गया और बोला, अरे साली जी, जब पहले तुझे देखा था तो तुम बहुत छोटी सी थी और अब देखो कितनी बड़ी हो गई हो। तब वह ये कहते हुए नैना की खूबसूरती को घूर रहा था। तब उसकी आंखों में गंदी हवस थी, क्योंकि मीरा सांवली और साधारण लड़की थी, लेकिन उसकी बहन नैना गोरी चिट्टी, भरे हुए जिस्म और मासूम चेहरे वाली थी। तब विकास की बात पर नैना ने नफरत से अपना मुंह फेर लिया। तब उसका ये रवैया विकास को गुस्सा दिला गया। तो विकास ने गंदी हंसी के साथ कहा, कहाँ जाओगी साली जी ये नखरे दिखाकर? मैं भी तो इसी घर में हूँ। अब मेरे पास एक नहीं दो बीबियां हैं। तब मीरा के आने के 10 दिन बाद ही नैना की माँ का दिल की धड़कनें रुक गई और उनकी मृत्यु हो गई। तब नैना चुपचाप अपनी माँ की मृत्यु पर बैठी थी, क्योंकि पहले वो सिर्फ अनाथ थी, लेकिन अब बिल्कुल बेसहारा हो गई थी। अब उसकी माँ का सफेद चेहरा उसकी आंखों के सामने से हट नहीं रहा था। वो सोच रही थी कि माँ ने कितनी परेशानियां सही, एक माँ के दिल पर क्या बीती होगी ये सब जानकर। लेकिन इन कड़वी सच्चाइयों ने नैना को बड़े बड़े सबक सिखाए थे। बचपन से लेकर अब तक हर दर्द ने उसे मजबूत बनाया था। चाहे वो मास्टर जी की गंदी हरकतें हो, चाहे रमेश की चॉकलेट की आड़ में उसकी हवस, या सड़क पर छेड़ने वाला विक्की, इन सब में सबसे ज्यादा नफरत उससे विकास से थी, जो उसका जीजा था। एक दिन जब नैना किचन में चाय बना रही थी, तब विकास उसके करीब आकर खड़ा हो गया और कहने लगा, तेरे चेहरे पर हमेशा गुस्सा क्यों रहता है? इतना कहकर उसने नैना के गाल पर चुटकी काटी, जिससे नैना ने गुस्से में कहा, अगर तुमने दोबारा मुझे हाथ लगाया तो मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगी। तब नैना के मुंह से ये बातें सुनकर विकास हक्का बक्का रह गया, क्योंकि तब उसकी आवाज में इतनी नफरत और गुस्सा था कि विकास की रूह कांप गई। फिर वो चुपचाप रह गया। लेकिन उसकी माँ के मरने के बाद अब विकास हर वक्त मौके की तलाश में लगा रहता था। एक दिन फिर मौका भी मिला। तब नैना किचन में सब्जी काट रही थी। तब उसने अपना दुपट्टा सिर पर नहीं ओढ़ी थी और सारा ध्यान सब्जी काटने पर लगाई थी। तभी उसका जीजा विकास जाकर उसके सामने खड़ा हो गया और पूछा, क्या बना रही हो साली जी? इस पर नैना ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी विकास ने उसका बाजू पकड़कर उसे अपनी तरफ घुमाया और बोला, इतने नखरे क्यों दिखाती हो? जवाब देना भी गवारा नहीं समझती। इस पर नैना की आंखें गुस्से से लाल हो रही थी। तब उसकी छुरी अभी भी उसके हाथ में थी। उस पल वो इतनी डरावनी लग रही थी कि विकास एक कदम पीछे हट गया। तभी नैना ने दांत पीसते हुए कहा, अपनी हद पार मत करो विकास, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे तुमसे घिन आती है। मेरी नफरत हद से गुजर चुकी है। मैं तुम्हें सिर्फ मीरा दीदी की वजह से बर्दाश्त कर रही हूँ, वरना तुम और मीरा दीदी अच्छे से जानते हो कि ये घर मेरे नाम पर है। तुम दोनों को बाहर निकालने में मुझे 1 मिनट नहीं लगेगा। तब नैना की धमकी ने असर दिखाया। इसके बाद विकास ने उसकी तरफ देखना तक छोड़ दिया। तब उसने नैना से माफी भी मांगी। मुझे माफ कर दो नैना, मैं कोई गलत इंसान नहीं हूँ। इस पर नैना बोली, कसूर तुम्हारा नहीं, तुम्हारी गंदी फितरत और सोच का है। इतना कहकर नैना आगे बढ़ गई। उसके बाद तो नैना की जिंदगी जैसे खत्म सी हो गई। वो अपने घर के एक कमरे तक सिमट सी गई। अब उसकी एक ही ख्वाहिश थी, पढ़ लिख कर नौकरी पाना, ताकि उसका भविष्य बन सके। क्योंकि उसकी जिंदगी में जितने भी मर्द आए, किसी ने उसे कभी सुकून या हिफाजत का एहसास नहीं दिलाया, बल्कि हर मर्द उसे डर और नफरत का सबब लगा। मास्टर जी, रमेश, विक्की और अब विकास, सबकी गंदी नियत ने उसके मन में यही सोच डाल दी थी कि मर्द सिर्फ कमजोर और अकेली लड़की को खिलौना समझते हैं। इसी सोच के साथ वो जवान हुई और 23 साल की उम्र में वो पहले से ज्यादा समझदार और सख्त हो गई थी। अब वो किसी को इतना मौका भी नहीं देती थी कि कोई उसे उंगली से छू सके, क्योंकि अब उसे मर्दों से नफरत सी हो गई थी। इन बीते सालों में उसने सीख लिया था कि अपनी हिफाजत कैसे करनी है, इसलिए वह किसी भी मर्द की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखती थी।
घर आते ही खुद को कमरे में बंद कर लेती। हालांकि विकास और मीरा उसकी पढ़ाई का खर्चा उठा रहे थे। नैना के लिए यही बहुत था। लेकिन तभी मीरा ने उसकी शादी की बात छेड़ दी, जिससे नैना को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि वह शादी नहीं करना चाहती थी। क्योंकि किसी मर्द को अपने करीब देखने की बात ही उसे डराती थी, और वो पुराने डरावने मंजर फिर से उसकी आंखों के सामने घूमने लगते थे। फिर भी मीरा और विकास ने मिलकर उसकी जबरदस्ती शादी कर दी राहुल के साथ। क्लिनिक में नैना ने डॉक्टर अनीता के सामने अपना दिल खोलकर रख दिया। उस पल वो वहीं अपनी स्कूल की मासूम बच्ची लग रही थी, जिसकी मासूमियत को कुचल दिया गया था। डॉक्टर अनीता ने गहरी सांस ली और प्यार से कहा, मेरा वादा है तुम्हारी बातें सिर्फ मेरे तक ही रहेंगी। मैं तुम्हारी डॉक्टर हूँ, इसलिए तुम्हारा भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगी। तब नैना उस पल को भूल गई थी कि वह क्लिनिक में बैठी है। तब शाम के 4 बज चुके थे। थोड़ी देर बाद डॉक्टर अनीता ने राहुल को बुलाया और कहा। तब डॉक्टर अनीता ने राहुल को थोड़ा बहुत ही बताया कि नैना के बचपन के दर्द ने उसके मन पर गहरा असर डाला है, इसलिए वो अपने अतीत को भूल नहीं पाती। लेकिन धीरे धीरे लगातार इलाज से वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। फिर एकदम सामान्य लड़की की तरह जिंदगी जिएगी। अब अपनी पत्नी को ले जाओ। ये बहुत हिम्मत वाली और मजबूत लड़की है। तुम खुशकिस्मत हो कि तुम्हें ऐसी बीवी मिली। इस पर राहुल ने कहा, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर, जरूरत पड़ी तो फिर लाऊंगा। इस पर डॉक्टर अनीता ने अगली मुलाकात का वक्त और दिन बता दिया। तब नैना अंदर से बहुत उदास थी। शायद अपनी माँ को याद करना उसके लिए आसान नहीं था। तब उसका चेहरा लाल हो रहा था। तब राहुल ने उसकी आंखें देखा। तब शायद वह रो रही थी। उसे उस हाल में राहुल का दिल भी दुख उठा। लेकिन बात बदलने के लिए उसने कहा, आइसक्रीम खाओगी? इस पर नैना ने चौंक कर राहुल की तरफ देखा, फिर ना में सिर हिलाया। अब वो खोई खोई सी लग रही थी। तभी राहुल ने चिंता से पूछा, क्या हुआ? सब ठीक तो रहा ना? इस पर नैना ने जिद्दी लहजे में कहा, मुझे घर जाना है। अगर तुम नहीं ले जा रहे तो मैं रोड गाड़ी से चली जाऊंगी। तब राहुल ने एक गहरी सांस लिया, क्योंकि वो नैना की जिद के आगे बेबस हो गया। फिर सोचते हुए उसने गाड़ी स्टार्ट किया और घर की तरफ चल दिया। अगले दिन राहुल काम पर गया, लेकिन ऑफिस से जल्दी ही घर लौट आया। आकर उसने देखा कि नैना लॉज में रिया के साथ बैठी थी और किसी बात पर हंस रही थी। वैसे नैना बहुत कम हंसती थी। मुस्कुराना तो दूर, वो हमेशा चुप चुप सी रहती थी। लेकिन आज उसकी मुस्कान चांदनी की तरह चमक रही थी, एकदम मासूम और खूबसूरत। ये देखकर राहुल का दिल खुशी से भर गया। तब वो चाहता था कि नैना के साथ ढेर सारी मस्ती करे, लेकिन अभी ये संभव नहीं था। तो वो कमरे में गया, जल्दी से नहाया और कपड़े बदला। लेकिन नैना अभी तक उसे देखने नहीं आई थी। उस दिन राहुल को सिर दर्द था, तो उसने नौकर से चाय मंगवाया और कमरे में हल्का अंधेरा करके लेट गया। तभी दरवाजा खुला। तब चाय लेकर नौकर नहीं बल्कि नैना आई थी। तब उसकी माँ सुमन ने उसे ये कहकर भेजा था, नैना बेटी जाओ राहुल को देखो, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, ये चाय भी दे आना। तब नैना आते ही चाय सिरहाने रखी और धीरे से बोली, चाय पी लीजिए। इतना कहकर वो पलट कर लगी। तभी राहुल ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, कहाँ जा रही हो? जरा सिर दबा दो, बहुत दर्द हो रहा है। इस पर नैना ने उसे गुस्से से घूरा, लेकिन राहुल की बेचारगी देखकर वो सिरहाने बैठ गई और धीरे धीरे उसका सिर दबाने लगी। तब उसके नरम हाथों का स्पर्श राहुल को सुकून दे रहा था। तब सिर दर्द तो क्या ठीक होना था, उल्टा वो भावनाओं में बह गया और उसने नैना का हाथ थाम लिया। तब नैना उसकी इस हरकत पर हैरान रह गई, लेकिन तब राहुल की आंखें उसे पाने की चाहत में चमक रही थी। तभी राहुल बोला, नैना इतना क्यों सताती हो मुझे? कब तक मुझे तंग करोगी? इस पर नैना ने गुस्से से कहा, मैंने पहले ही कहा मैं तुमसे कोई रिश्ता नहीं बनाऊंगी। अगर तुम मुझे छोड़ना चाहते हो तो छोड़ दो। इस पर राहुल ने दुखी होकर उसे देखा और फिर कहा,
मैं तुमसे प्यार करता हूँ नैना, और अब ये प्यार मेरे लिए जिंदगी बन गया है। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता और तुम छोड़ने की बात करती हो। तब उसकी आवाज में दर्द साफ झलक रहा था। लेकिन नैना चुप रह गई। वो क्या जवाब देती? अब उसने बस मुंह फेर लिया। उस दिन कुछ रिश्तेदार उसे देखने आए थे, तो सुमन ने कहा था कि वो तैयार हो जाए। तब उनकी बात मानकर नैना सच संवर कर तैयार हुई थी। लेकिन तब उसकी खूबसूरती राहुल का दिल चुरा रही थी। लेकिन नैना को उसकी कोई परवाह नहीं थी। हालांकि तब राहुल ने उसका फूला हुआ मुंह देखा और चुपचाप चाय पीने लगा। फिर बोला, अच्छा कल शाम को डॉक्टर के पास चलेंगे। उनकी कॉल आई थी। इस पर नैना ने रूखेपन से कहा, मैं नहीं जाऊंगी। मुझे इलाज की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तब वो अपनी हालत से अनजान थी। तब चुपचाप बैठकर वो अपने नाखूनों से नेल पॉलिश खुरचने लगी। तभी राहुल ने गहरी नजरों से उसे देखा और बोला, तुम्हें नहीं, लेकिन मुझे तो तुम्हारी जरूरत है। पता नहीं कब तुम्हें मेरे प्यार का एहसास होगा। तब राहुल की बातों में इतना प्यार था कि नैना का दिल जोर से धड़का। तब वो उसकी आंखों में ज्यादा देर नहीं देख पाई। हालांकि डॉक्टर अनीता के पास जाना उसे अच्छा लगने लगा था, लेकिन फिर भी अन्य मन से इनकार करती ताकि राहुल लागे वो सामान्य है। लेकिन अब ऐसा लग रहा था जैसे उसके मन की गुत्थियां धीरे धीरे सुलझ रही थी। उस दिन वो और राहुल डॉक्टर के पास गए। तब दोनों क्लिनिक के सेशन रूम में अकेले बैठे थे। वैसे पहले ही डॉक्टर अनीता ने नैना के अतीत के बारे में काफी कुछ जान लिया था। फिर भी आते ही डॉक्टर ने राहुल को बाहर जाने को कहा तो राहुल चुपचाप बाहर चला गया। फिर डॉक्टर अनीता ने कहा, नैना, बचपन की कड़वी यादों से पीछा छुड़ाना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। इसलिए मेरा वादा है, तुम एक दिन अपने डरावने अतीत को भूलकर नई जिंदगी में कदम रखोगी, जहां सिर्फ खुशियां तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। इस पर नैना ने उदास होकर कहा, कौन सी खुशियां डॉक्टर, मुझे मर्दों से नफरत है। यहाँ तक कि मेरा पति भी मुझे बुरा लगता है जब वो मेरे करीब करीब आता है। प्यार की बातें करता है तो मुझे उन दरिंदों का चेहरा दिखता है जिन्होंने मेरी मासूमियत छीनी थी। फिर मेरा दिल घबरा जाता है और मैं उसका हाथ झटक देती हूँ। सच तो ये है डॉक्टर, मुझे अभी तक राहुल की मोहब्बत पर यकीन नहीं होता। क्या वो सचमुच मुझसे प्यार करते हैं या ये बस दिखावा है? तब नैना ने उदास होकर यह कहा तो डॉक्टर अनीता ने प्यार से जवाब दिया, एक दिन यकीन आएगा नैना। वैसे राहुल एक अच्छा इंसान है, ये मैं पक्के तौर पर कह सकती हूँ। लेकिन जब तक तुम्हारा दिल और दिमाग इस बात को पूरी तरह नहीं मान लेता, तब तक तुम उसे अपनी जिंदगी में कबूल नहीं कर पाओगी। ये बात याद रखना। इसलिए पहले तुम अपने दिल को मनाओ और अपने दिमाग से उन कड़वी यादों को भुलाने की कोशिश करो, तभी तुम जिंदगी में आगे बढ़ पाएगी। तब डॉक्टर अनीता की बात सुनकर नैना हल्का सा मुस्कुराई और चुप हो गई। तब ना जाने क्यों आज उसका दिल बहुत हल्का और सुकून में था। तब क्लिनिक से बाहर निकलते ही राहुल ने नैना के चेहरे पर एक सुकून देखा, क्योंकि तब उसका बोझिल दिल थोड़ा हल्का लग रहा था। तभी राहुल ने कहा, एक मिनट रुको, मैंने गाड़ी दूसरी तरफ पार्क की है, बस अभी लाता हूँ, वरना तुम्हें भी मेरे साथ रोड क्रॉस करनी पड़ेगी। इस पर नैना ने सिर हिलाकर हामी भरी और उसका इंतजार करने लगी। तभी उसकी नजर सड़क किनारे खड़ी एक लड़की पर पड़ी। उसने कुर्ता सिलवार पहनी हुई थी और कंधे पर बैग टांगी थी और शायद किसी गाड़ी का इंतजार कर रही थी। तभी अचानक दो लड़के उसके पास आकर खड़े हो गए और वो उसे घेर कर छेड़ते हुए सीटियां बजा रहे थे। तब वो लड़की घबराई हुई इधर उधर देख रही थी। तब उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। ये देखकर नैना की मुट्ठियां भी गई। कितने गंदे और नीच लोग हैं ये, एक कमसिन मासूम लड़की को तंग कर रहे थे। तभी राहुल सड़क पार करके गाड़ी की तरफ जा रहा था। तब उस लड़की के पास से गुजरते हुए उसने सब देख लिया। तभी वह लड़की भागकर उसके पास आई और रोते हुए बोली, भैया, वो लड़के मुझे तंग कर रहे हैं। तब राहुल फौरन बाइक से उतरा और उन लड़ों के पास गया और उनको पकड़, जो दुबले पतले थे
और मुंह में गुटखा और सिगरेट की उनके दांतों से बदबू आ रही थी। तभी राहुल ने सभी को जोरदार मुक्के उनके जबड़ों पर मारना शुरू कर दिया, लेकिन तभी वह भागने लगे। लेकिन राहुल ने गुस्से में सबको दौड़ा दौड़कर खूब पीटा, जिससे वो सब वही ढेर हो गए। तभी आसपास के कुछ लोग इकट्ठा हो गए और मामला समझते ही लड़की को बचाने में मदद किया। तभी राहुल ने सामने से आते ऑटो को रोका और उस लड़की उसमें बैठकर उसके घर भेज दिया। तब नैना दूर खड़ी ये सब देख रही थी, क्योंकि वह भी तो राहुल का इंतजार कर रही थी। लेकिन आज उसने राहुल का एक नया रूप देखा था, क्योंकि वो लड़की अकेली और लाचार थी और राहुल ने उसे बचा लिया था। इसलिए पहली बार किसी मर्द ने नैना के दिल को छुआ, जो उसे अपनी जिंदगी में ऐसे इंसान की कमी हमेशा खलती थी। आज उसे लगा कि राहुल ने उस लड़की को नहीं बल्कि उसे उन दरिंदों से बचाया है, क्योंकि कितनी बार उसने भी ऐसे सहारे की आस लगाई थी, लेकिन तब कोई आगे नहीं आया था। लेकिन राहुल ने आज उसके दिल में जगह बना ली थी। थोड़ी देर बाद वो गाड़ी लेकर नैना के सामने आया, लेकिन उसकी भौहें अभी तक छड़ी थी, जैसे वो उन लड़कों को जान से मार देना चाहता था। उसके लिए उसकी बहन रिया थी, जिसे वह अपनी जान से ज्यादा चाहता था। इसलिए वो अच्छे से जानता था कि इस दौड़ में अकेली और लाचार लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं। तब नैना की आंखें नम थी, वो उसे अजीब नजरों से देख रही थी। ये देखकर राहुल घबरा गया और पूछा, क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना? इस पर नैना ने रोते हुए सिर हिलाया। तब शायद वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाई और चुपचाप अपने हाथों को देखती रही। तब राहुल भी उसकी हालत समझ नहीं पाया, लेकिन उसे तसल्ली देते हुए बोला, बस अगली बार फिर डॉक्टर के पास आएंगे, फिर शायद तुम्हें बार बार आने की जरूरत न पड़े। इस पर नैना ने चौंक कर उसे देखी, फिर आंसू पोंछते हुए बोली, मैं बीमार नहीं हूँ, इसलिए मेरी बीमारी का इलाज कोई डॉक्टर नहीं बल्कि एक सुरक्षित पनाह है। इस पर राहुल मुस्कुराया और बोला, जानेमन, मेरी बाहें तो तेरे लिए वो मजबूत पनाह है और मेरा वजूद तेरे लिए एक घनी छाव है। बस तू एक बार इसमें बसने की कोशिश तो कर। यह सुनकर नैना चुप हो गई। तब राहुल भी हैरान था, क्योंकि पहले तो ऐसी बातों पर वो गुस्सा हो जाती थी, लेकिन उसे क्या पता था कि नैना आज उसे अपने दिल में जगह दे रही थी और उसकी एक छोटी सी हिम्मत ने नैना की धड़कनों को छेड़ दिया था। खैर, घर लौटने के बाद उस शाम को काफी दिन बाद नैना अपनी बहन मीरा से मिलने उसमें घर गई। जाते ही मीरा ने तंज कसते हुए कहा, तू तो रास्ता ही भूल गई है नैना, अमीर घर की बहू बन गई है तो अब हम जैसे गरीबों को कहाँ पूछेगी? इस पर नैना ने धीरे से कहा, ऐसी बात नहीं है दीदी, और क्या पता ये जमाना मुझे छोड़ दे या फिर मैं तुम्हारे पास आ जाऊं। इस पर मीरा बोली, तू ऐसी बातें क्यों करती है? फिर मीरा ने समझाते हुए कहा, नैना, तू राहुल के दिल में जगह क्यों नहीं बनाती है? देख, तेरे शादी को अब 4 महीने हो गए, इसलिए मुझे हैरानी इस बात से होती है कि तूने अभी तक राहुल के साथ कोई रिश्ता नहीं बनाया। अगर अब तक सब ठीक होता तो अब तक कोई खुशखबरी भी सुना दी होती। तब मीरा की बातों ने नैना को चौंका दिया, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही रिया की बुआ सुमन से कह रही थी, सुमन, तुम्हारे बेटे की शादी को 4 महीने हो गए, लेकिन अभी तक कोई खुशखबरी नहीं आई, बहू पेट से नहीं हुई। इस पर सुमन थोड़ा शर्मा, फिर बोली, अरे इतनी जल्दी क्या है, अभी तो 4 महीने ही हुए हैं, बच्चा जब आएगा तो आराम से संभाला जाएगा। मुझे याद है मेरी शादी को 9 महीने हुए थे जब राहुल पैदा हुआ, मैं तब सिर्फ 18 साल की थी। कितनी मुश्किल हुई थी मुझे, लेकिन नैना समझदार है, जब माँ बनेगी तो अपने बच्चे को बड़े आराम से संभाल लेगी। तब सुमन की सोच बहुत दूर की थी, लेकिन नैना का दिल खाली खाली सा था। तब मीरा की बातों पर वो कुछ ना बोल सकी। हालांकि मीरा चुपके से सब समझा रही थी। जल्दी बच्चा हो जाए तो पति पत्नी का रिश्ता मजबूत हो जाता है। अगर बच्चा हो गया तो राहुल तुझे कभी छोड़ने की नहीं सोचेगा, बल्कि तुमसे और प्यार करेगा। इस पर नैना ने मीरा को घूर कर देखा और कहा, वो मेरा इलाज करवा रहे हैं दीदी, और बच्चे की बात तो हम अभी सोच भी नहीं सकते।
ये सुनकर मीरा हैरान हो गई और पूछी कैसा इलाज? तो नैना ने उदास होकर कहा मेरी जो परेशानी है उसे कोई नहीं समझ सकता, लेकिन मुझे हैरानी है कि राहुल को मेरी इस परेशानी का पता है जो किसी और को नहीं चला। शायद इसीलिए आज मैं इतने सुकून से तुम्हारे सामने बैठी हूँ। तब वो अपने हाथों को खाली खाली नजरों से देख रही थी। तभी मीरा ने दोनों हाथों से अपना सिर थाम लिया क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आया। फिर चुपचाप वो वहां से चली गई और नैना वहीं कमरे में लेट गई क्योंकि तब वो थकी हारी सी थी। जब नींद नहीं आती थी तो डॉक्टर अनीता की दी हुई दवा ले लेती थी, लेकिन रोज नहीं, कभी कभार। शायद वो बचपन से ही उदासी का शिकार थी क्योंकि उसने मर्दों को हमेशा डरावना ही देखा था। मास्टर जी, रमेश, विकी, विकास, लेकिन राहुल की नरम मिजाज और उसका प्यार और उसकी हिफाजत ने नैना के दिल में एक अलग जगह बना ली थी। इसीलिए अब वो अक्सर राहुल के बारे में सोचने लगती थी। अगले दिन सुबह होते ही नैना अपने घर चली आई क्योंकि अब उसे राहुल की याद आ रही थी। उधर राहुल भी सब्र से इंतजार कर रहा था कि कब नैना अपने दिल की मोहब्बत को पहचाने और बिना किसी जबरदस्ती के उसकी तरफ बढ़े, क्योंकि वो चाहता था कि उनका रिश्ता प्यार और भरोसे से बने। लेकिन उस दिन जब नैना घर आई उससे पहले ही राहुल ऑफिस चला गया था। उस दिन जब शाम हुई और राहुल का आने का समय हुआ तो नैना की नजरें दीवार की घड़ी पर टिक गई। लेकिन उस दिन बहुत देर हो गया मगर राहुल घर नहीं लौटा, जिससे नैना की धड़कनें तेज हो रही थी। तो उसने अपनी सास सुमन से चिंता में कहा, माँ, राहुल अभी तक नहीं आए। तब सुमन भी परेशान थी। तब वो खिड़की से बाहर देखने लगी क्योंकि राहुल हर दिन ठीक 7 बजे तक ऑफिस से घर आ जाता था, लेकिन आज रात के 10 बज गए थे। खाने की मेज पर सब उसका इंतजार कर रहे थे, लेकिन राहुल अभी तक नहीं आया था। उस रात राहुल रात के 10 बजे घर आया, लेकिन तब उसके माथे पर पट्टी बंधी हुई थी और उस पर खून के धब्बे लगे थे। तभी दरवाजे पर ही सुमन ने उसे देखकर एक जोर की चीख मारी। फिर रिया भी रोने लगी। तब नैना भी उसे हैरानी से देख रही थी। तब उसका दिल भी धक धक कर रहा था, मगर वो कुछ कह नहीं पा रहा थी। ऐसा लग रहा था मानो वो अब रो देगी। लेकिन तभी राहुल की नजर नैना के रुआ चेहरे पर गया और उसे समझ आ गया कि शायद नैना को उसकी चिंता है। इसलिए राहुल ने अपना दर्द छुपाते हुए हंसकर बोला, माँ, ये क्या बच्चों की तरह रिएक्ट कर रही हो? कुछ तो नहीं हुआ है, बस एक छोटा सा हादसा हो गया था। पीछे वाली गाड़ी की स्पीड जरा तेज थी तो उसने मेरी गाड़ी को ठोक दिया। ऐसा तो होता रहता है। फिर उसने रिया को देखकर कहा, तुम भी माँ को चुप कराने की बजाय रो रही हो। हद करते हो तुम दोनों। जरा मेरी बीवी को तो देखो, कितने हौसले वाली है। इसे ओवर एक्टिंग नहीं आती। तुम दोनों को तो फिल्मों में होना चाहिए था। तभी राहुल ने दोस्ताना अंदाज में नैना से कहा, यार जाओ मेरे लिए पानी या जूस ले आओ। इतना सुनते ही नैना फौरन किचन में गई और फटाफट जूस बनाकर ले आई। तब राहुल ने उसे देखा तो उसके चेहरे पर परेशानी थी, लेकिन वो छिपा रही थी। हालांकि उसकी आंखें राहुल की तरफ ही थी पर हाथ कांप रहे थे। शायद तब वो पूछना चाहती थी कि ये सब कैसे हुआ, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। तब राहुल को हंसता मुस्कुराता देख सुमन और रिया भी मुस्कुराने लगी। वैसे राहुल बड़ा हिम्मती और सब्र वाला इंसान था। वो जानता था कि अगर अपनी तकलीफ घर की औरतों के सामने जाहिर करेगा तो वह कमजोर पड़ जाएंगी, और वो सुमन और रिया को कमजोर देखकर कभी खुश नहीं हो पाता था। इसलिए उसने अपने दर्द और तकलीफ को छुपाते हुए सबके साथ सहने लगा। थोड़ी देर बाद सुमन उसकी नजर उतार रही थी। नजर उतरते हुए बोली, बेटा कल सुबह ऑफिस मत जाना, घर पर आराम करना। अभी थोड़ा रेस्ट की जरूरत है तुम्हें। इस पर राहुल ने हाँ में सिर हिलाया और अपने कमरे में चला गया। तभी सुमन ने नैना से कहा, बेटी जाओ देखो उसे कुछ चाहिए तो नहीं, और हाँ, उसे हल्दी वाला दूध जरूर दे देना ताकि उसका दर्द कम हो जाए। मैं जानती हूँ उसे चोट लगी है, मगर हम चिंता ना करें। इसीलिए वो हंसने की नाटक कर रहा था। एकदम अपने पापा पर गया है मेरा बेटा। तभी नैना ने तसल्ली देते हुए कहा, जी माँ मैं दे दूंगी।
आप परेशान मत होइए। तब सुमन ने मुस्कुराकर नैना के हाथ थाम लिए और बोली, मैं खुशकिस्मत हूँ कि मुझे तुम जैसी समझदार बहू मिली। हालांकि मैं जानती हूँ कि तुम मुझे हिम्मत दे रही हो, लेकिन मैं एक माँ हूँ बेटा। जब तुम माँ बनेगी ना, तब तुम्हें समझ आएगा। इतना कहकर सुमन ने नैना की पेशानी चूम ली। फिर उन्होंने कहा, अब जाओ, देखो उसे क्या चाहिए। तब नैना पूरे दिल से मुस्कुराई। फिर धड़कते दिल के साथ हल्दी वाला दूध लेकर कमरे में गई, जहां राहुल बिना कपड़े बदले तकिए पर सिर रखे लेटा था। कमरे में जाते ही नैना ने नरम लहजे में कहा, ये हल्दी वाला दूध पी लीजिए। इस पर राहुल ने मुस्कुराकर कहा, ये हल्दी वाला दूध मेरे दर्द को दूर नहीं करेगा। इस पर नैना ने चौंक कर उसे देखा, लेकिन फिर उसकी बात का मतलब समझकर उसकी आंखें भारी हो गई। लेकिन तभी उसने बात बदलते हुए पूछा, ज्यादा तकलीफ तो नहीं हो रही है ना? तभी राहुल ने अपने दिल की तरफ इशारा करते हुए कहा, तकलीफ तो बहुत है नैना। इस पर नैना चुप हो गई और वो अपनी होंठ चबाने लगी। तभी राहुल ने शरारत में ही उसके दोनों हाथ पकड़कर अपने होठों से चूम लिया। तब उसे लगा कि नैना गुस्सा करेगी, लेकिन वो हैरान रह गया, क्योंकि तब नैना के होठों पर शर्माती हुई मुस्कान थी। ये देखकर राहुल ने आंखें मलते हुए कहा, अरे मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा, तुम नैना ही हो ना? कहीं कोई और लड़की मेरी बीवी बनकर तो नहीं आ गई? इस पर नैना हंस पड़ी और बोली, मुझे अब सच में दिल से पसंद है। इस पर राहुल ने जोर से हंसते हुए बोला, अरे तो मतलब आज तुमने मुझे अपना मान ही लिया? इस पर नैना ने मुस्कुराकर कहा, नहीं आज से नहीं, बहुत पहले से ही मान लिया था, जब आपने मुझे अपनी बाहों में सुरक्षित होने का एहसास कराया था। और जब उन लड़कों ने उस लड़की को तंग किया था, तब आपने मुझे दिखाया कि कोई मेरी भी हिफाजत कर सकता है। इस पर राहुल ने हैरानी से पूछा, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। फिर तुम क्या कह रही हो नैना? तब नैना ने अपनी खूबसूरत आंखें उठाकर कहा, वो लड़की जो सड़क पर खड़ी थी, उसे वो गुंडे लड़के तंग कर रहे थे। याद आया कुछ उसमें मुझे अपना अतीत दिखा, और वहाँ वो लड़की मैं थी, और वहाँ आपने उसे बचा लिया। आप खुद सोचिए, अगर हर मर्द सड़क पर चलती लड़की को अपनी माँ, बहन या बेटी समझे तो कितना अच्छा होता। आपने उस अनजान लड़की को सुरक्षा दिया और मुझे एहसास दिलाया कि एक मर्द इन दरिंदों से बचा सकता है। तब मैं बहुत खुश हुई थी। इतना सुनते ही राहुल ने उसके दोनों हाथ थाम लिया और प्यार से देखते हुए बोला, मेरा बस चले तो मैं किसी भी लड़की को परेशानी में डालने वालों को दौड़ा दौड़ कर इतना मारूं तब तक कि वो मर ना जाए। वैसे भी अगर वो लड़की तुम या रिया होती तब भी मैं यही करता। और ये याद रखना, मेरे होते हुए तुम्हें कभी असुरक्षित होने का डर नहीं होगा। मैं तुम्हें अपनी बाहों में अपनी पनाह में इतना सुरक्षित रखूंगा कि तुम खुद को खुशकिस्मत मानोगी। फिर राहुल ने मजाक में कहा, नैना अब तो मुझ पर तरस खाओ। कितने दिन हो गए और आज तो मेरी हालत भी कुछ ठीक नहीं है। इस पर नैना हंस पड़ी और बोली, आपकी हालत ठीक नहीं है तो आप ही अपनी हालत पर तरस खाइए। तब नैना का हंसना मुस्कुराना राहुल के दिल पर बिजलियां गिरा रहा था। तो उसने शरारत में कहा, अच्छा ठीक है यार, जरा आप कंधे दबा दो ना, इतना तो मेहरबानी कर दो। इतना दर्द कर रहा है कि लग रहा है जान निकल जाएगी। इतना सुनते ही नैना झट से राहुल मुंह पर अपना हाथ रख दिया और फिर बोली, आगे से ऐसी बातें मत करना नहीं तो वापस नाराज हो जाऊंगी। इस पर राहुल बोला, तो फिर तुम अपने पति की थोड़ी खिदमत क्यों नहीं कर देती? इस पर नैना बोली, अच्छा ठीक है मैं दबाती हूँ। इतना कहकर वो कंधे दबाने लगी। तब उसके नरम हाथों का स्पर्श राहुल के अंदर कुछ और ही जगा रहा था। तभी वो बेझिझक नैना की तरफ बढ़ा और इस बार नैना ने भी मना नहीं किया। और यही तो राहुल चाहता था। और 4 महीने किसी मर्द के लिए बहुत होते हैं। अगर चाहता तो राहुल कोई जल्दबाजी का फैसला लेकर नैना से हमेशा के लिए अलग हो सकता था, लेकिन उसकी मोहब्बत इतनी कमजोर नहीं थी। और नैना की मासूमियत, उसके अतीत का दर्द और जिंदगी की मुश्किलों ने उसे तोड़ दिया था। लेकिन राहुल जैसे हमसफर ने उसकी सारी तकलीफों का जवाब दे दिया और आज नैना बेझिझक उसकी बाहों में सुकून पा रही थी।
और नैना को भी हमेशा से ऐसे ही सहारे की जरूरत थी। एक ऐसा सहारा जो जिंदगी भर का हो। कुछ दिनों बाद राहुल डॉक्टर के क्लिनिक गया। वहां क्लिनिक में डॉक्टर अनीता ने राहुल को देखा और मजाक में पूछा, अरे मिस्टर राहुल, अपनी बीवी को फिर से दिखाने आए हो क्या? वैसे अब हाल कैसा है उसका? इस पर राहुल मुस्कुराया और बोला, अब इसकी जरूरत नहीं डॉक्टर। वैसे आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरी बीवी का ऐसा इलाज किया कि आज आप उसे देखकर हैरान रह जाएंगी। इस पर डॉक्टर अनीता मुस्कुराने लगी। तभी सामने से नैना आती दिखी। तब उसे देखकर साफ पता चल रहा था कि वो 8 महीने की गर्भवती थी। वो अभी अभी डॉक्टर के कमरे से निकली ही थी और अपनी सास सुमन को ढूंढ रही थी। तभी उसकी नजर राहुल पर पड़ी, जो थोड़ी दूर खड़ा डॉक्टर अनीता से बात कर रहा था। तब नैना ने हल्की नाराजगी के साथ कहा, कहाँ थे आप? मैं तो परेशान हो गई थी। तभी राहुल ने उसके गाल पर प्यार से थपकी दिया और मुस्कुराकर कहा, डॉक्टर साहिबा तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। वही बता रहा था। तब डॉक्टर अनीता उस बदली हुई नैना को देखकर हैरान थी, क्योंकि अब वो पहले वाली डरी सहमी लड़की नहीं थी। अब वो अपने पति राहुल के साथ खुशहाल जिंदगी जी रही थी। इसलिए शायद एक औरत के लिए मर्द का होना उतना ही जरूरी है जितना कि उसकी हिफाजत। और नैना ने सारी जिंदगी जिस सहारे और सुकून को तलाशा किया, वो उसे राहुल में मिल ही गया, क्योंकि वो उसका सच्चा हमसफर था, वो जो कभी साथ ना छोड़े। अब वो राहुल के कंधे पर सिर रखकर अपने आने वाले बच्चे की बातें कर रही थी, और राहुल मुस्कुराते हुए उसकी बातें सुनकर मुस्कुरा रहा था। तो दोस्तों, नैना ने आखिरकार अपने डर को पीछे छोड़ दिया और राहुल की मोहब्बत में सुकून पा लिया। क्या उनका ये प्यार और बच्चे की उम्मीद उनकी जिंदगी को और खूबसूरत बनाएगी? ये कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन नैना और राहुल की खुशियों की अब नई शुरुआत हो चुकी है। तो दोस्तों, अगर आपको नैना और राहुल की ये कहानी पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर किसी नई कहानी में मुलाकात होगी। बाय।